हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने अपने आदर्श प्रश्न पत्र सैंपल पेपर का फर्स्ट पार्ट किया था, अ भाग किया था, जिसमें हमने सीखा था कि बहुविकल्पात्मक प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है, किस प्रकार से उन्हें सॉल्व किया जाता है। अपनी आज की इस कक्षा में हम अपने सैंपल पेपर का सेकंड पार्ट अर्थात आ भाग करेंगे, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न हैं। वर्णनात्मक प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है, उन्हें करने का सही तरीका क्या है, अपनी आज की इस कक्षा में हम जानेंगे। अपना प्रश्न पत्र आरंभ करने से पहले जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं, जिससे उनको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बच्चों, आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि अच्छे लग रहे हैं तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे वो भी इनका लाभ उठा सके। तो चलिए बेटा, शुरू करते हैं अपनी आज की कक्षा, जिसमें हम अपने 10वीं कक्षा के आदर्श प्रश्न पत्र का आ भाग, जो वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित है, उसे हल करना सीखेंगे। आभागः वर्णनात्मकः प्रश्नः। इसमें 11वें नंबर पे जो हमारा प्रश्न है वो है, अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर दिए हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। यहाँ बेटा जो गद्यांश दिया गया है वो अपठित गद्यांश है। ये गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं है। इस गद्यांश को पढ़कर हमें जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अपठित अनुच्छेद बेटा जब भी हमारे सामने आता है तो आप उसे बहुत ध्यान से पढ़िए। इसकी भाषा बहुत आसान होती है। इस बात का ध्यान रखा जाता है अपठित अनुच्छेद में कि आपको उसको समझने में, प्रश्नों के उत्तर देने में सरलता हो, कठिनाई का अनुभव ना हो। अपठित अनुच्छेद को एक बार, दो बार ध्यान से पढ़िए कि इस अनुच्छेद में किस विषय पर बात की जा रही है या किसके बारे में बात की जा रही है, ये किससे संबंधित है। आप जब इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप बहुत सरलता से जो है वो उत्तर दे पाएंगे। यदि हम ये अपना अनुच्छेद देखें तो इसमें जो वर्णन किया गया है वो है राजा दिलीप का, कि सूर्यवंश के जो सबसे पहले राजा थे वो थे मनु, और उन्हीं के कुल में दिलीप नाम के राजा का जन्म हुआ था, जो सभी विषयों के ज्ञाता थे और अभिमान रहित थे, पराक्रमी थे, परिश्रमी थे, क्षमाशील थे। वो अपनी प्रजा का पालन न्यायपूर्वक और पिता के समान करते थे। हमेशा प्रजा की रक्षा करने में तत्पर रहते थे, और इसीलिए ही उन्हें पिता कहा गया, प्रजा के वो पिता थे। राजा दिलीप के यहाँ बहुत लंबे समय तक संतान नहीं हुई। तब गुरु वशिष्ठ ने संतान प्राप्ति के लिए कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का उन्हें आदेश दिया। दिलीप ने अपनी पत्नी के साथ 21 दिन तक गौ सेवा की। 22वें दिन एक शेर ने नंदिनी पर आक्रमण किया और दिलीप ने गोरक्षा के लिए जो थे अपने शरीर को समर्पित करने के लिए भी तैयार हो गए, और उसके बाद प्रसन्न नंदिनी ने उन्हें संतान का वरदान दिया। तो इस प्रकार राजा दिलीप के बारे में यहाँ पर जो है विशेष रूप से बताया गया है। चलिए अब देखते हैं प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से लिखे जाएंगे। हमारा पहला प्रश्न है बेटा, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बेटा यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हुए हैं, आपको इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर ही लिखने हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दिलीपः कया सह गोसेवाम अकरोत्। दिलीप ने किसके साथ गोसेवा की थी? किसके साथ की थी? तो हम अपना गद्यांश देखते हैं। दिलीपः स्वभार्यया सह 21 दिवस पर्यंतम गोसेवाम अकरोत्।
दिलीप ने अपनी पत्नी के साथ 21 दिनों तक गो सेवा की थी। तो किसके साथ की थी? स्वभार्यया। तो हमारा उत्तर होगा स्वभार्यया। दिलीपः किमर्थं स्वशरीरं समर्पयितुम् उद्यतः अभवत्। दिलीप किस लिए अपना शरीर समर्पित करने के लिए तैयार हो गए थे? किस लिए हो गए थे? गोरक्षायै। दिलीपः गोरक्षायै स्वशरीरं समर्पयितुम् उद्यतः अभवत्। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा गोरक्षायै। सूर्यवंशे सर्वप्रथमं क नृपः अभवत्। सूर्यवंश में सबसे पहले कौन राजा हुए थे? तो हमारे गद्यांश की सबसे पहली पंक्ति में ही है, सूर्यवंशे सर्वप्रथमं मनुर नाम नृपः अभवत्। तो यहाँ पर हमें राजा का नाम लिखना है, तो हमारा उत्तर होगा मनु। पूर्ण वाक्येन लिखत। हमारा अगला क्या प्रश्न है? पूर्ण वाक्येन लिखत। अब हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं। केवलम प्रश्न द्वयम। यहाँ पर भी हमें केवल 2 प्रश्न करने हैं। 3 प्रश्न हमें दिए हुए हैं, उनमें से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। गुरु वशिष्ठः किमर्थं नंदिन्या सेवार्थम आदिशत। गुरु वशिष्ठ ने किस लिए नंदिनी की सेवा का आदेश दिया था? किस लिए दिया था गुरु वशिष्ठ ने? गुरु वशिष्ठः संततिं प्राप्तुं कामधेनो पुत्र्यः नंदिन्याः सेवार्थम आदिशत। गुरु वशिष्ठ ने संतान प्राप्ति के लिए नंदिनी की सेवा का आदेश दिया था। बेटा यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो पूछा जा रहा है बेटा, हमें केवल मात्र उसी का उत्तर देना है। जो पूछ किमर्थम, तो हमें किमर्थम का ही उत्तर देना है। कई बार हम क्या करते हैं बच्चे कि हम प्रश्न देखते हैं और उस प्रश्न से संबंधित गद्यांश में पंक्ति देखते हैं और उसको एज इट इज उतार देते हैं। जैसे अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि राजा दिलीपः यदा चिरम संततिं नालभत तदा तम गुरु वशिष्ठः संततिं प्राप्तुम कामधेनु पुत्र्या नंदिन्या सेवार्थम आदिशत। बहुत सारे बच्चे ये वाली गलती भी कर सकते हैं। हमें इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी है बेटा। जो पूछा जा रहा है केवल और केवल उसका उत्तर देना है। हमसे पूछा जा रहा है कि गुरु वशिष्ठ ने किस लिए, तो किस लिए था, तो किस लिए का उत्तर है संततिम प्राप्तुम। किमर्थम? संततिम प्राप्तुम। तो हमारा उत्तर क्या है? संततिम प्राप्तुम। तो हम पूर्ण वाक्य में कैसे लिखेंगे? गुरु वशिष्ठः किमर्थम संततिं प्राप्तुं नंदिन्या सेवार्थम आदिशत। किमर्थम के स्थान पर संततिं प्राप्तुं और बाकी उत्तर हमारा वैसे का वैसा ही रहा। अब है दिलीपः कथम प्रजापालनम करोति स्म। राजा दिलीप जो थे वो कैसे प्रजा का पालन करते थे? हमने अपने गद्यांश में पढ़ा दिलीपः न्यायपूर्वकम पितृवत च प्रजापालनम करोति स्म। तो हमारा उत्तर क्या होगा? कथम के स्थान पर क्या आएगा? अब यहाँ न्यायपूर्वकम पितृवच्च, न्यायपूर्वक और पिता के समान। तो कथम शब्द के स्थान पर क्या आया? न्यायपूर्वकम पितृवच्च। दिलीपः न्यायपूर्वकम पितृवच्च प्रजापालनम करोति स्म। दिलीपः कति दिवस पर्यंतम गो सेवाम अकरोत्। दिलीप ने कितने दिनों तक गो सेवा की? यहाँ पर कति यानी कि कितने, तो यहाँ पर संख्या लिखनी है। अब कितने दिन तक की थी? हमने गद्यांश में पढ़ा कि दिलीपः स्वभार्यया सह 21 दिवस पर्यंतम। कितने दिन तक? 21। तो कति शब्द के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा? 21। तो हमारा उत्तर होगा दिलीपः 21 दिवस पर्यंतम गो सेवाम अकरोत्। तो देखिए बेटा बहुत आसानी से, कितने सरलता से जो है हम अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अब है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत।
इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक संस्कृत भाषा में लिखिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जिस विषय में बात की जा रही है या जिसके बारे में बात की जा रही है वही उसका शीर्षक है। शीर्षक लिखने का सबसे सरल तरीका क्या है कि आप गद्यांश को ध्यान से पढ़िए कि किस विषय में बात करी जा रही है या किस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, वही उसका शीर्षक है। तो यहाँ पर राजा दिलीप के विषय में बात की जा रही है तो हमारा शीर्षक हुआ राजा दिलीप। यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया जा रहा है उसके अनुसार उत्तर दीजिए। केवलम प्रश्न त्रयम, केवल 3 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। आक्रामयत इति यस्यः क्रियायाः कर्तृपदम किम? आक्रामयत इस क्रिया का कर्ता शब्द क्या है? कर्ता अर्थात काम को करने वाला। आक्रामयत आक्रमण किया, किसने किया? आक्रमण करने वाला कौन था? हमने अपने गद्यांश में पढ़ा है कि सिंह ने नंदिनी पर आक्रमण किया था, तो हमारा उत्तर होगा सिंह। क्षमाशीलः इति पदस्य विशेष्यम गद्यांशात् चित्वा लिखित। क्षमाशील इस शब्द का विशेष्य गद्यांश से चुनकर लिखिए। क्षमाशील किसका विशेषण है? गुरु वशिष्ठ का या राजा दिलीप का? हमने गद्यांश में पढ़ा है कि राजा दिलीप क्षमाशील थे, पराक्रमी थे, है ना? तो हमारा उत्तर होगा दिलीप। वंशे इति यस्य पदस्य का पर्यायः अत्र आगतः। वंश इस शब्द का क्या पर्याय यहाँ आया है? तो ये उत्तर हम बड़ी सरलता से लिख सकते हैं, क्योंकि संतति का अर्थ संतान होता है, चिरम का अर्थ देर तक, वंशे कुले। अनुच्छेदे अलिसः पदस्य का विपर्यय आगतः। अनुच्छेद में आलसी इस शब्द का क्या विपरीत आया है? तो आलसी का विपरीत क्या होगा? परिश्रमी। तो बच्चे इस प्रकार से हम प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर बहुत सरलता से जो है वो उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 12, यहाँ पर एक पत्र दिया हुआ है बेटा। उस पत्र में जैसा कि आप देख रहे हैं 10 रिक्त स्थान हैं। उन 10 रिक्त स्थानों में जो शब्द प्रयुक्त होंगे वो शब्द भी हमें मंजूषा में दिए हुए हैं। हमें मंजूषा के इन शब्दों का प्रयोग करके अपने इस पत्र को पूरा करना है। हमारे पास प्रश्न है, भवान अभिनव। आप अभिनव है, अर्थात आपका नाम उन्होंने बता दिया कि आप अभिनव के रूप में जो है ये पत्र लिख रहे हैं। आपके पिता का स्थानांतरण जो है वो असम प्रदेश में हो गया है और स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य के प्रति लिखे हुए प्रार्थना पत्र को पत्र में रिक्त स्थानों को पूरा करके पत्र को पुनः उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इन मंजूषा में जो शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों का प्रयोग करके हमें प्रश्नों जो इस प्रश्न का उत्तर देना है, अर्थात इस पत्र को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। सेवायाम, तो सबसे पहले जिसके प्रति पत्र लिखा जा रहा है, यहाँ पर किसके प्रति है ये पत्र? प्रधानाचार्यम प्रति। तो सेवायाम माननीय, हमारा पहला शब्द क्या होगा? प्रधानाचार्य। डीएवी विद्यालय नवदेली महोदय। निवेदनमस्ति, निवेदन है। कैसा निवेदन है? अब हम मंजूषा में देखें तो हमें सबसे पहले ही मिल जाएगा शब्द सविनयम। यत अहम भवत्याः विद्यालय नवम कक्षायाम, की मैं आपके विद्यालय में 9वीं कक्षा में, क्या शब्द आएगा? अब 9वीं कक्षा में पढ़ता हूं, तो क्या शब्द आना चाहिए? पठामि। मम पितु, मेरे पिता का
असम प्रदेश के गुवाहाटी नगर में हो गया है क्या स्थानांतरण। मम संपूर्णः परिवारः तत्रैव गत्वा निवासम, मेरा पूरा परिवार वहां जाकर ही निवास करेगा। करेगा के लिए क्या शब्द है, करिष्यति। अहमपि सह गत्वा, परिवारेण सह गत्वा तत्रैव पठिष्यामि। अतः अहं प्रार्थये यत् कृपया मह्यं स्थानान्तरणं पत्रं प्रदाय अनुगृह्णातु। भवत्या कृपा भविष्यति। कैसी कृपा होगी, महती कृपा। धन्यवादः, आपका अंत में आज्ञाकारी शिष्य। तो बेटा इस प्रकार से जो है हम अपने पत्र को पूरा करेंगे, ध्यान से वाक्यों को पढ़ेंगे और मंजूषा के शब्दों में से उचित शब्द का चयन करके पत्र को पूरा करेंगे। उसके बाद आज्ञाकारी शिष्य, उन्होंने जैसे बताया कि आपका नाम अभिनव है, 9वीं कक्षा, अनुक्रमांक, दिनांक, और ये यहाँ पर मंजूषा दी हुई है। प्रश्न संख्या 13। प्रदत्तं चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत। दिए हुए चित्र को देखकर मंजूषा में दी हुई शब्दों की सहायता से 5 वाक्य संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है बेटा, इस चित्र को देखकर हमें संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। इसके लिए एक शब्द मंजूषा भी दी हुई है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा बेटा कि ये कंपलसरी नहीं है या आवश्यक नहीं है कि आपने इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों का निर्माण करना है। आप अपनी ओर से भी शब्दों का चयन करके शब्दों को सोचकर जो है वो वाक्य लिख सकते हैं। चित्र वर्णन करते समय एक बात और ध्यान रखिए कि चित्र वर्णन करते समय मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। चित्र वर्णन करते समय हम केवल प्रथम पुरुष की क्रियाओं का ही प्रयोग करते हैं। वाक्य लिखते समय कर्ता, कर्म और क्रिया का विशेष रूप से ध्यान रखें। काम को करने वाला एक व्यक्ति तो एक वचन की क्रिया, काम को करने वाले 2 व्यक्ति तो द्विवचन की क्रिया, और काम को करने वाला अर्थात कर्ता यदि बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैंने बताया, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग चित्र वर्णन करते समय बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। बच्चों, वाक्य जो है वो हमें बहुत छोटे छोटे बनाने हैं, सरल वाक्य बनाने हैं जिन्हें हम आसानी से लिख सकें। वाक्य लिखने का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बड़े बड़े वाक्य लिखने हैं। आपको चित्र को देखकर छोटे छोटे और इस प्रकार से वाक्य लिखने हैं कि जो वाक्य आपके चित्र का वर्णन अच्छे प्रकार से कर सके। जब भी हम चित्र वर्णन करेंगे, हमारा सबसे पहला वाक्य होगा कि यह चित्र किसका है, अर्थात यह चित्र किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जब हम चित्र को देख रहे हैं तो यह चित्र किसका है? यहाँ पर रक्षाबंधन का त्योहार परिवार में मनाया जा रहा है। यह रक्षाबंधन का चित्र है, पर्व का चित्र है। तो हमारा जो पहला वाक्य होगा, एतत् चित्रम रक्षाबंधनम इति पर्वणः अस्ति। यह चित्र रक्षाबंधन त्योहार का है। अब अगले 4 वाक्य जो हैं वो हम चित्र को देखकर छोटे छोटे वाक्य लिखेंगे, कर्ता क्रिया का ध्यान रखेंगे। जैसे भगिनी अनुजस्य रक्षासूत्रम बध्नाति।
भगिनी भाई के रक्षा सूत्र बांध रही है। स्थालिकायाम मिष्ठान्नमस्ति, थाली में मिठाई है। एकः भ्राता सा स्नेहम पश्यति, हम चित्र में देख रहे हैं, है ना, कि स्नेह पूर्वक देख रहा है। माता पितरौ प्रसन्नौ स्तः, माता पिता प्रसन्न है। इस प्रकार से हम छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करके चित्र वर्णन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी और अनेक वाक्य हो सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सरलता के अनुसार जो है चित्र वर्णन कीजिए। अपनी इच्छा से शब्दों का चयन कीजिए। बस ध्यान रखिए कि हमें कर्ता का, कर्म का और क्रिया का ध्यान रखना है। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। वाक्य बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने हैं। हमारा जो प्रश्न संख्या 13 है, इसमें हमें विकल्प दिया हुआ है कि या तो हम चित्र वर्णन करें या हमें कोई एक विषय दिया जाएगा और उस विषय पर हमें संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। उस विषय से संबंधित भी शब्द मंजूषा हमें दी हुई होगी। हम उस शब्द मंजूषा का प्रयोग करके वो 5 वाक्य लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमें जो विषय दिया है वो है दीपावली, अर्थात हमें दीपावली पर 5 वाक्य लिखने हैं। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर मैंने उदाहरण स्वरूप आपको यहाँ पर 5 वाक्य आपके लिए लिखे हैं। इसके अतिरिक्त भी दीपावली पर अनेक वाक्य हो सकते हैं। आप, जैसे मैंने कहा कि आप अपनी सरलता को देखते हुए, सुविधा को देखते हुए छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करके विषय का या चित्र का वर्णन कर सकते हैं। ध्यान रखने की जो बात है बस वो वही एक बार फिर से कि हमें कर्ता और क्रिया का ध्यान रखना है। तो चलिए बेटा, अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्य लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करके लिखिए। अर्थात जो वाक्य हमें दिए हुए हैं इन्हें हमें संस्कृत में अनुवाद करके लिखना है, संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। केवल वाक्य पंचकम, केवल 5 वाक्य करने हैं या हमें 7 वाक्य दिए हुए हैं? हमें केवल 5 वाक्य ही संस्कृत में अनुवाद करके लिखने हैं। संस्कृत में अनुवाद करते समय भी जैसे मैंने चित्र वर्णन में बताया कि बहुत आवश्यक है कि हम कर्ता, कर्म और क्रिया का ध्यान रखें। हम ये ध्यान रखें कि जो वाक्य है वो लट लकार का है, वर्तमान काल का, लंग लकार का अर्थात भूतकाल, लृट लकार भविष्यत काल, विधिलिंग लकार या लोट लकार का है। क्योंकि बेटा जब तक हमें वाक्य की पहचान नहीं होगी तब तक हम सही क्रिया का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। संस्कृत में अनुवाद करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ये वाक्य प्रथम पुरुष की क्रिया इस वाक्य में प्रयोग की जाएगी या मध्यम पुरुष की क्रिया या उत्तम पुरुष की क्रिया। जैसा कि मैंने आपको कई बार ये बताया है कि अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, इसके साथ हमेशा उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, इनके साथ हमेशा मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। और मैं और तुम के अतिरिक्त जो कुछ भी शेष है उसके साथ हमेशा प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। काम को करने वाला एक व्यक्ति तो एक वचन की क्रिया, काम को करने वाले 2 व्यक्ति तो द्विवचन की क्रिया, और काम को करने वाले यदि 2 से ज्यादा हैं तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। हमारा पहला वाक्य है, उद्यान में फूल खिल रहे हैं।
रहे हैं, यानी कि ये वर्तमान काल है, इसमें लट लकार का प्रयोग किया जाएगा। फूल खिल रहे हैं बहुवचन है, तो हम कैसे लिखेंगे बेटा इसको? उद्यान में, उद्याने, फूल बहुवचन है, पुष्पाणि खिल रहे हैं, विकसंति। मेरे पास 5 फल हैं। मेरे पास मम समीपे 5 पंच फल। अब 5 हैं, बहुवचन है, फलानी हैं, संति, क्योंकि बहुत सारे हैं तो अस्ति स्त संति बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हमने किया। दिल्ली भारत की राजधानी है। अभी आप देख रहे हैं जहां पर भी ये है, इसका मतलब यहाँ पर लट लकार का ही प्रयोग होगा। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा? दिल्ली देहली, भारत की षष्ठी विभक्ति, संबंध है भारतस्य, राजधानी राजधानी है अस्ति, देहली भारतस्य राजधानी अस्ति। कल हम दोनों गोवा गए थे। अब ये कौन सा वाक्य हुआ? लंग लकार का, भूतकाल है, यहाँ पर हमें लंग लकार की क्रिया का प्रयोग करना है। और हम दोनों कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, तो हमें लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का यहाँ प्रयोग करते हुए वाक्य लिखना है। तो हमारा वाक्य क्या होगा? कल बीता हुआ कल है, हियर हम दोनों आवाम गोवा गोवा नगरम गए थे अगच्छाव। जैसा मैंने आपको बताया, काम को करने वाला एक व्यक्ति तो एक वचन की क्रिया, दो व्यक्ति तो द्विवचन की क्रिया। अगला वाक्य है कृपया तुम मेरे लिए पानी लाओ। अब यहाँ कौन सा लकार प्रयुक्त होगा? लोट लकार। तुम, लोट लकार, त्वम, युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब, इनके साथ कौन से पुरुष का प्रयोग होता है? मध्यम पुरुष का। तो यहाँ पर हमें लोट लकार मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखना है। कृपया तुम, त्वम, मेरे लिए, चतुर्थी विभक्ति, मह्यम, पानी, जलम, लाओ, आनय। शनिवार को मैं उत्सव में जाऊंगा। अब कौन सा लकार हुआ? लिट लकार अर्थात भविष्यत काल। मैं, कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष, तो यहाँ उत्तम पुरुष लिट लकार का प्रयोग किया जाएगा। तो हमारा वाक्य बनेगा शनिवार को, शनिवासरे, मैं अहम उत्सव में, उत्सवम, जाऊंगा, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। यहाँ पर अहम है तो हमने क्या प्रयोग किया? गमिष्यामि। अब तुम्हें पढ़ना चाहिए अर्थात कौन सा लकार हुआ? चाहिए अर्थ में हम कौन सा लकार प्रयुक्त करते हैं? विधिलिंग लकार। तो यहाँ पर हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखेंगे। अब अधुना तुम्हें, त्वम पढ़ना चाहिए, पठे, अधुना त्वम पठे, अब तुम्हें पढ़ना चाहिए, अब तुमको पढ़ना चाहिए। तो बेटा इस प्रकार से वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहले ये देखिए कि यहाँ पर हमें लट लकार या किसी अन्य लकार का प्रयोग करना है। वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, विधिलिंग है या लोट लकार है। काम को करने वाला एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। प्रश्न संख्या 15।
प्रश्न संख्या 15 से जितने भी अब आगे प्रश्न हैं वो कैसे हैं? पठित अवबोधनम। ये सभी प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक पर आधारित हैं। जो पाठ हमने अपनी पाठ्य पुस्तक शेमुशी में पढ़े हैं उन्हीं पाठों पर यह जो हमारे अगले प्रश्न हैं वो आधारित हैं। हमारा प्रश्न संख्या 15 है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर दिए हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। ये जो गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक के दूसरे पाठ बुद्धिर बलवती सदा से लिया गया है। इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आपने इस पाठ को नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो आप बेटा उसे ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर हम सही से तभी दे पाएंगे बच्चे की जब हम पाठों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि अरे भाई गद्यांश तो सामने होगा ही, श्लोक होगा या नाट्यांश होगा, पाठ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसी समय ही देखकर तो हमें उत्तर लिखना है, देखकर लिख देंगे। लेकिन बेटा जब तक हम पाठों को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम प्रश्नों को भी नहीं समझ पाएंगे। हम प्रश्नों को तभी समझ पाएंगे जब हमने पाठों को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, उनके अर्थ को हम जानते होंगे, तभी हम प्रश्न का अर्थ भी समझ पाएंगे और प्रश्न का अर्थ हमें समझ में आएगा, तभी हम उसका सही उत्तर दे पाएंगे। अब यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तर, 2 प्रश्न करने हैं। पहला है क भयाकुल चित्तो नष्टः। कौन भय से व्याकुल होकर भाग गया था? कौन भाग गया था? व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। तो हमारा उत्तर क्या होगा? व्याघ्रः। सा बुद्धिमती कुत्र एकम व्याघ्रम ददर्श। उस बुद्धिमती ने कहाँ एक बाघ को देखा था? बुद्धिमती ने कहाँ देखा था? गहन कानने, घने जंगल में एक बाघ को देखा था। राजसिंह का आसीत। राजसिंह कौन था? राजसिंह कौन था? राजपुत्र। तो हमारा उत्तर होगा राजपुत्र। अब है पूर्ण वाक्य उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम। यहाँ पर भी केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सा पुत्रौ चपेटया प्रहत्य किम जगात। उसने अपने दोनों पुत्रों को मारते हुए क्या बोला था? तो यहाँ पर हम देखिए, पुत्रौ चपेटया प्रहत्य जगात, उसने बोला था कथम एकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः अयम एकस्तावद् विभज्य भुज्यताम पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यतः। तो हमारा उत्तर जो है वो हम इस प्रकार से लिखेंगे। जब भी डायरेक्ट स्पीच में आंसर दिया जाता है, उत्तर दिया जाता है, तो हम उसको, या आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कोमास में, उसके क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। यदि बेटा हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारा आंसर गलत होगा। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी की बात को एज इट इज, वैसे का वैसा ही लिख रहे हैं उत्तर के रूप में, तो उसे हमें इन कोमास में बंद करना है। अब है बुद्धिमती सा किमर्थम पितृगृहं प्रति चलिता। वह बुद्धिमती किस लिए पिता के घर जा रही थी? किस लिए जा रही थी? किमर्थम? आवश्यक कार्येण, आवश्यक कार्य के कारण। तो हमारा उत्तर होगा बुद्धिमती सा किमर्थम आवश्यक कार्येण पितुर्गृहं प्रति चलिता। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया बेटा कि हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। जो पूछा जा रहा है हमें केवल उसका उत्तर देना है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है किमर्थम, तो किमर्थम का क्या उत्तर है? आवश्यक कार्येण। मार्गे सा बुद्धिमती किम ददर्श। मार्ग में उस बुद्धिमती ने क्या देखा? किम ददर्श, क्या देखा था? बाघ को देखा था एक। तो उत्तर होगा किम के स्थान पर क्या आ जाएगा? एकम व्याघ्रम।
मार्गे सा बुद्धिमती एकम व्याघ्रम ददर्श। जो पूछा जा रहा है बेटा, केवल और केवल हमें उसका उत्तर लिखना है। हमें अन्य लाइनों का प्रयोग नहीं करना है। कई बार हम जो है अतिरिक्त जो है पंक्तियां लिख देते हैं उत्तर में, और हमें लगता है कि प्रश्न बड़ा, उत्तर जो है वो बड़ा हो गया, तो उससे कुछ ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं है बेटा, जो पूछा जा रहा है बच्चे केवल हमें उसका उत्तर देना है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और समझिए। प्रश्न संख्या 16। अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे हुए पद्यांश अर्थात श्लोक को पढ़कर दिए हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। वायुमंडल भयानक रूप से दूषित हो गया है। पानी निर्मल नहीं है। मिलावटी वस्तुओं के जो है वो खाने में मिलाई गई हैं। सारा धरातल जो है वो पृथ्वी जो है वो समलम अर्थात गंदगी युक्त हो गई है। अंदर और बाहर से इस संसार को शुद्ध करना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। इस पद्यांश को देखकर हमने जान लिया है कि ये जो पद्यांश है हमारे प्रथम पाठ शुचि पर्यावरण से लिया गया है। अब यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निर्मलम किम ना अस्ति, निर्मल क्या नहीं है, क्या नहीं है, ना निर्मलम जलम, जल निर्मल नहीं है। हमारा उत्तर होगा जलम। भृशम दूषितम किम, भयंकर दूषित क्या है, वायुमंडलम भृशम दूषितम, तो उत्तर होगा वायुमंडलम। पर्यावरणम कीदृशम भवितव्यम, पर्यावरण कैसा होना चाहिए, शुचि पर्यावरणम, तो हमारा उत्तर होगा शुचि। आगे है पूर्ण वाक्य उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। केवल दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जगति कथम शुद्धिकरणीयम, संसार को कैसे शुद्ध करना चाहिए, बहिरअंतः, अंदर और बाहर से, तो हमारा उत्तर होगा जगति कथम बहिरअंतः शुद्धिकरणीयम। भक्षयम कीदृशम अस्ति, जो खाद्य पदार्थ है वो कैसे हैं, कुत्सित वस्तु मिश्रितम। कीदृशम के स्थान पर क्या आएगा, कुत्सित वस्तु मिश्रितम। मैं बार बार बेटा आपको ये बात समझा रही हूँ कि प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि क्या पूछा जा रहा है। हमें केवल उसका उत्तर देना है। कई बार हम क्या करते हैं, हमने देखा कि भक्षयम की दृशामस्ति ये दूसरी लाइन में है और हम वैसे की वैसे ही दूसरी लाइन जो है उत्तर के रूप में लिख देते हैं। तो बेटा हमें इस प्रकार से कार्य नहीं करना है। हमें प्रश्न को समझना है कि क्या पूछा जा रहा है। खाद्य पदार्थ कैसा है, तो कुत्सित वस्तु मिश्रितम है, तो हमारा उत्तर होगा भक्षयम कुत्सित वस्तु मिश्रितम अस्ति। धरातलम कीदृशम अस्ति, धरातल कैसा है, समलम, तो उत्तर होगा धरातलम समलम अस्ति, कीदृशम की जगह समलम आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। नीचे लिखे हुए नाट्यांश को पढ़कर दिए हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। सौहार्द्रम प्रकृते शोभा पाठ से हमारा ये संवाद लिया गया है, जिसमें सभी जो है जंगल का राजा बनना चाहते हैं और सभी अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, और जो सामने वाला पशु है या पक्षी है वो इस योग्य नहीं है। यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, क सरगर्वम वदति, कौन गर्व सहित बोलता है। हम यदि अपने नाट्यांश में देखें तो वानरः सगर्वम, तो कौन बोल रहा है सगर्वम, वानर, तो उत्तर होगा वानरः। नाट्यांशे का श्लोकम वदति, नाट्यांश में कौन श्लोक बोल रहा है,
मयूरः। मयूरः श्लोक का उच्चारण कर रहा है, तो हमारा उत्तर होगा मयूरः। अरे वानर तुष्णीं भव इति कह कथयति। अरे बंदर चुप हो जाओ, यह कौन कह रहा है? हम यहाँ देखें, अरे वानर तुष्णीं भव कौन बोल रहा है? मयूर। तो उत्तर होगा मयूरः। पूर्ण वाक्येन उत्तरत् विधात्रा मयूरः कथम पक्षी राजा कृता। विधाता ने मोर को कैसे पक्षियों का राजा किया है? कैसे किया है? शिरसि राजमुकुटम इव शिखाम स्थापयता। विधात्रा मयूरः पक्षी राजा कृता। कथम के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? कथम का उत्तर क्या है? शिरसि राजमुकुटम इव स्थापयता। ये लिखने के बाद विधात्रा मयूरः पक्षी राजा कृतः। काकः किं वदति, कौआ क्या बोलता है? तो यहाँ पर कौआ क्या बोल रहा है? अरे अहिभुक नृत्य अतिरिक्तम का तब विशेषता यत त्वाम वनराज पदाय योग्य मन्यामहे वयम। तो यहाँ पर हम ये उत्तर लिखेंगे। कौए ने जो भी बोला है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, और इन्वर्टेड कॉमास में जैसे मैंने बताया, डायरेक्ट स्पीच को यदि हम किसी की बात को एज इट इज लिख रहे हैं तो हम उसे इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर देंगे। वानरः सा गर्गम की वदति। बंदर गर्व सहित क्या बोलता है? तो उसका उत्तर है अहमेव योग्य वनराज पदाय शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परः भवन्तु सर्वे वन्य जीवः। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर ये लिखेंगे। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। मंजुषाता समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम् पूरयत। मंजुषा से उचित शब्दों का चयन करके नीचे लिखे हुए श्लोक का अन्वय पूरा कीजिए। प्रश्न संख्या 18 में भी हमें विकल्प रूप में एक प्रश्न दिया हुआ होता है। एक है कि हमें श्लोक दिया हुआ होगा, हमें उसका अन्वय लिखना है रिक्त स्थान पूर्ति के माध्यम से, और विकल्प में होगा अथवा करके कि एक श्लोक दिया होगा, हमें उसका भावार्थ लिखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अन्वय। हमारे पास 4 रिक्त स्थान हैं, 4 शब्द हैं, श्लोक हमारे सामने लिखा हुआ होता है, इसलिए बेटा इसको करना बहुत ही ज्यादा सरल होता है। आप अन्वय को देखिए, श्लोक को देखिए, और आप बड़ी सरलता से जो है वो कार्य कर लेंगे। या वाचम त्यक्त्वा। वाचम त्यक्त्वा कैसा वाचम? धर्म प्रदाम वाचम। तो हमारा पहला रिक्त स्थान में क्या आ गया? धर्म प्रदाम। त्यक्त्वा परुषाम वाचम, कठोर वाणी को अभ्युदीरेत। विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम, एक शेष बचा, भुंक्ते। तो श्लोक को पढ़कर देखकर हम बहुत सरलता से अन्वय जो है वो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, विकल्प में एक अन्य श्लोक होगा, हम या तो अन्वय कर सकते हैं या भावार्थ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें श्लोक का भावार्थ लिखना है। कौवा काला होता है, कोयल काली होती है, दोनों में क्या अंतर है? वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा होता है, कोयल कोयल। अस्य भावः अस्ति यत् वर्णः कृष्णः वर्तते। काकस्य वर्णः कृष्णः वर्तते, पिकस्य अपि वर्णः कृष्णः एव अस्ति, अतः पिके काके च का भेदः अस्ति। अर्थात वर्ण दृष्टया तयोः कश्चित् भेदो न दृश्यते, परन्तु यदा वसन्तस्य समय आगच्छति तदा तयोः स्वरैः ज्ञायते यत् काकः अस्ति, का च पिको वर्तते। तो बेटा जैसा आप देख रहे हैं बच्चे, बहुत सरलता से इसको किया जा सकता है, क्योंकि श्लोक भी हमारे सामने लिखा हुआ है, हमारे पास मंजूषा भी है।
तो इस प्रश्न का उत्तर देने में हमें जो है समस्या नहीं होती है बेटा, और हम आसानी से इसे कर सकते हैं। और बस ध्यान वही कि आप ध्यान पूर्वक पढ़िए कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, हमें कहाँ किस शब्द का चयन करके और सही शब्द हमें रिक्त स्थान में लिखना है। हमारा अंतिम प्रश्न है बेटा प्रश्न पत्र का, अधोलिखित कथांशम समुचित क्रम में लिखित, नीचे लिखे हुए कथांश को उचित क्रम में लिखिए। हमने जो पाठ अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़े हैं, उन्हीं पाठों में से किसी एक पाठ में से कोई एक जो कहानी होगी वो आपको दी हुई होगी, उस कहानी से संबंधित कुछ वाक्य होंगे जिनका क्रम सही नहीं होगा। आपको केवल उस कथा को, उस कहानी को के वाक्यों को सही क्रम से लिखकर उसको पूरा करना है, और हम बड़ी सरलता से जो है वो 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटा इसके लिए अब क्या जरूरी है? बिल्कुल ठीक, इसके लिए जरूरी है पाठों को पढ़ना। यदि हमने पाठों को पढ़ा ही नहीं है तो हम कथाक्रम को कैसे सही प्रकार से लिखेंगे? जो इतना आसान सा प्रश्न है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो अपने पाठों को बहुत ध्यान से पढ़िए। सभी पाठों के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं, पाठों का अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपने पाठों को नहीं पढ़ा है तो इस प्रकार से जो है हम अपने प्रश्न पत्र को हल करेंगे। ध्यान से प्रश्नों को पढ़ेंगे, समझेंगे और उनका उत्तर लिखेंगे। प्रथम भाग अभाग बहुविकल्पात्मक और आभाग वर्णात्मक। करने का तरीका एक ही है, और मुख्य तरीका क्या है कि प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि कहाँ किस प्रकार से हम सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ताकि हम अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लेकर जो है उत्तीर्ण हो और अगली कक्षा में हम प्रवेश पाएं। तो सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखिए। बहुत सारी शुभकामनाएं बेटा आप सभी को बोर्ड एग्जाम के लिए। आप सभी बच्चे खूब परिश्रम करके अच्छे अंक प्राप्त करके जो है अगली कक्षा में प्रवेश पाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हरे कृष्णा।